डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं गुजरात के द्वारका शहर का रहने वाला हूं। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैं किसी को बताऊंगा तो कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। मेरे दो ही सच्चे दोस्त हैं, ऋतिक और उसकी बहन तिशा, और हम एक ऐसे भूतिया घर के नीचे पहुंचे थे। हमें क्या पता था, हम घर के नीचे नहीं जा रहे, किसी और दुनिया में जा रहे हैं। और ये है एक अजीब सी दुनिया। यहां पर हम सपने भी देख सकते हैं, किसी और के सपने। सपनों में हम इस दुनिया में आते हैं, एक ग्लोब के अंदर। और यहां पर मेरी दोस्ती हुई थी एक लोमड़ी के साथ। अजीब अजीब तरह के जानवर हैं यहां पर और उनकी सभ्यता बसी हुई है, लेकिन वापस जिस दरवाजे से हम आए थे उससे नहीं जा सकते थे। 4000 किलोमीटर का सफर तय करना था हमें, और उन जानवरों और पेड़ों की दुनिया से निकलने के बाद हम एक ऐसी दुनिया में पहुंचे थे जो थी घड़ियों की दुनिया। घड़ियों से बनी हुई इमारतें और घड़ियों से बने हुए लोग जो समय को रोक भी सकते थे और आगे पीछे भी कर सकते थे। लेकिन बड़ी मुश्किल से हम वहां से निकले थे और हमारा साथ दिया था एक ऐसे ही घड़ी मानव ने। लेकिन इस बार हम ऐसी जगह पर पहुंचे थे जहां पर टूटे फूटे से मानव थे। अब मानव भी नहीं कहा जा सकता, मशीनें भी नहीं कही जा सकती। ईंटें, रस्सियां, सब्जी, कबाड़, ऐसी चीजों से बने हुए इंसानों के आकार वाले ये जीव जिंदा थे। वो ऐसे ही कबाड़ से बना हुआ इतना बड़ा शहर, या कहूं इतना बड़ा इलाका कि दूर दूर तक बस वही नजर आ रहे थे। हमारी उम्र भी तो बढ़ चुकी थी, और क्या इससे हम बाहर निकल पाएंगे? हमें इस सवाल का जवाब चाहिए था, तो हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हमें चारों तरफ ऐसे टूटे फूटे जीव ही दिख रहे थे, लेकिन सभी इंसानों की तरह दो पैरों पर चल रहे थे। तो हमने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन हम सतर्क थे, ऐसा ना हो वो हमें देखकर अनजान समझे और हम पर हमला करें। लेकिन हमें वो अनजान जरूर समझ रहे थे, लेकिन हमारा मजाक बना रहे थे। कुछ लोग जो बिल्कुल हमारे करीब ही थे वो हम पर हंस रहे। देखो कैसे बेढंगे हैं, अरे इनका शरीर कैसा है, बड़ा अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा। वो हम पर इसलिए हंस रहे थे, उन्हें हमारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, लेकिन असल में वो अजीब थे। टूटे फूटे हिस्सों से बने हुए ये जीव क्या थे? हम आगे बढ़ते गए, लेकिन इतना हमारी समझ में आ चुका था कि अगर हम उनके जैसे नहीं दिखे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और वहां पर हमने कबाड़ के छोटे मोटे हिस्से जो हर तरफ पड़े हुए थे उन्हें उठाकर अपने ऊपर चिपकाना शुरू कर दिया। इससे हम भी उनकी तरह कबाड़ ही नजर आने लगे थे, और अब लोगों का ध्यान हमारी तरफ कम पड़ रहा था। उन लोगों से हम थोड़ा आगे निकले थे। वहां घर भी कबाड़ जैसा ही था, ईंटों से बना हुआ घर नहीं था। अजीब अजीब चीजों से, कह सकते हैं सब्जियां भी उनमें आती हैं। आप सोच कर देखिए, घर की दीवार बनाएंगे, क्या उसमें आप आलू गोभी का इस्तेमाल करेंगे? यह सोच से परे लगता है, लेकिन ये दुनिया भी तो अजीब थी। शहर से थोड़ा एक तरफ निकलकर हमने एक खाली जगह देखी। दूर से हमें एक पेड़ नजर आ रहा, और वो पेड़ बड़ा ही साधारण लग रहा था। हमने ये डिसाइड किया कि उस पेड़ के पास जाते हैं। अगर यहां पर पेड़ लगा हुआ है तो ये पेड़ बात भी तो कर सकता है, उसी पेड़ की तरह जिसकी जड़ें कहते हैं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। शायद इससे कुछ पता चल पाए। लोमड़ी का तो यही मानना था, तो हम आगे बढ़ते गए। जब उस पेड़ के हम करीब पहुंचे तब हमारी समझ में आ चुका था, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। वो पेड़ लकड़ी का बना हुआ नहीं था, तारकोल का बना हुआ पेड़ था। उसकी टहनियां थोड़ी थोड़ी हरी थी, थोड़ी थोड़ी काली थी। पत्तियों की जगह पर हेडफोन्स लटके हुए थे, बहुत सारे हेडफोन्स,
और हर एक हेडफोन से अलग अलग आवाज आ रही थी। हमने एक हेडफोन को खींचा, मैंने उसे अपने कान पर लगाया। बच्चे के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी और मैं इस आवाज को पहचानता था। अरे, ये तोतली सी आवाज तो मेरी है। मेरी माँ ने ऐसी आवाज की रिकॉर्डिंग पहले कर रखी थी। ये तो वही आवाज है, मैं बचपन में इस गाने को गुनगुनाया करता था। हम सब हैरान हो गए। एक एक करके सबने हेडफोन लगाए थे। तिशा को भी बचपन की वो यादें ताज़ा होने लगी थीं जब वो गुनगुनाया करती थी। और ऋतिक और तिशा तो इकट्ठे ही पले हैं, तो एक दूसरे की आवाज़ें वो उन हेडफोन्स में सुन पा रहे थे। ये एक ऐसा पेड़ था जो हमें बचपन की यादें ताज़ा करवा रहा था और हमारी आंखों में आंसू आ चुके थे। उस लोमड़ी ने भी इस हेडफोन को लगाया था और उसकी यादें भी ताज़ा हो गई। लेकिन वो घड़ी मानव जब उस हेडफोन को लगा रहा था, उसे बस टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। घड़ी मानव अपनी यादें बना नहीं पाते, वो समय को काट देते हैं क्योंकि वो समय से बाहर निकल सकते हैं। उसकी कोई यादें ताज़ा नहीं हुई थीं और इसी चीज़ से वो मायूस हो गया था क्योंकि उसे नहीं याद बचपन में उसने क्या क्या किया। बचपन में उसकी सुइयों को रोका गया था और उसके पीछे का उसे कुछ याद नहीं। उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन अब हमें इस पेड़ को छोड़ना था, हमें यहाँ से बाहर निकलना था। और मुझे लग रहा था अगर हम चलते चलते इस दुनिया से बाहर निकल जाएं तो काम आसान होगा। ना किसी से झगड़ा मोल लेंगे, ना कोई परेशानी अपने सर पर डालेंगे। वहाँ उस पेड़ के आसपास हमें तितलियां नजर आ रही थी, लेकिन वो साधारण तितलियां नहीं थी। वो छोटी छोटी किताबें थी जो हवा में तितली की तरह उड़ रही थी। दूर से जरूर तितली नजर आई, लेकिन वो किताबें और उनके अंदर कुछ ऐसा था जो वो किताबें उड़ती उड़ती हमारे पास आ रही थी। उन किताबों में लिखे गए शब्द उल्टे थे, पहेलियों के सामान थे। वो छोटी छोटी किताबें हमारे सामने चंचल हरकतें करने लगी थी और हम अंदर से तो बच्चे ही थे। भले ही उस घड़ियों की दुनिया के कारण हमारी उम्र बढ़ चुकी थी, उनसे खेलने में मजा आ रहा, लेकिन एक आदमी ने उन किताबों के साथ खेलते हुए हमें देख लिया और वो हमारी तरफ बढ़ने लगा। पहले तो वो पेड़ के पीछे कहीं छिपा हुआ था, लेकिन अचानक हमें देखकर हमारी तरफ ऐसे भागा भागा आया जैसे हमें नुकसान पहुंचाना चाहता हो। हम इकट्ठे हो चुके थे, हम नहीं चाहते थे कि यहां पर हम हिंसा करें, इससे हमारी परेशानी बढ़ सकती है। वो हमारे पास आकर अजीब शब्दों में कुछ कह रहा था। वो लाइन पूरी नहीं थी। जैसे उसने हमें कहा था, तुम दरवाजे को ढूंढ रहे हो, दरवाजा तुम्हें ढूंढ रहा है, बताओ दोनों में से ढूंढ कौन पाएगा। उसने हमसे पहेली पूछी थी और ये पहेली भी बड़ी अजीब। इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं, लेकिन हमें लगा उसे पता है हम एक दरवाजे को ढूंढ रहे हैं। मैंने उसे कहा, दरवाजा क्या तुम्हें पता है कहां से उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता है? उसने कहा, गलत जवाब, अब मुझसे दोबारा बात मत करना। यह कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया। हम हैरान थे, उसने हमसे बात की और हमने ऐसा क्या कह दिया जिससे उसे बुरा लगा। वो गुस्से में आता गया जैसे जैसे हम कुछ बोलते गए। हम उसका पीछा करना नहीं चाहते थे, लेकिन उसने हमसे बात की है तो हमें लगा उससे मदद ली जा सकती है। वो दूर जा चुका था। फिर हम एक और आदमी के पास गए। वो आदमी कंचों से बना हुआ था, गेंद से बना हुआ था, कई डिब्बे थे, बैट, बेसबॉल का बैट भी था, फुटबॉल भी था, ऐसी कई चीज़ों से वो बना हुआ था। उसका सर जो था वो फुटबॉल का बना हुआ था। उसमें आंखें, मुंह, नाक और कान लगे हुए, जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग थे वो ऐसे ही थे। वो जगह एक भूल भुलैया की तरह थी, क्योंकि कबाड़ से बनी हुई वो इमारतें एक जैसी लग रही। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, इसीलिए हम थोड़ा सा भटक भी रहे थे, लेकिन उनमें से हम घुल मिल चुके थे, तो हमें लगा किसी और से बात करनी चाहिए। हमने एक और आदमी से बात की थी, वो भी ऐसे ही टूटे फूटे हिस्सों से बना हुआ। मैंने जब उससे पूछा कि हमें यहाँ से इस दिशा में सीधे आगे निकलना है, ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसने थोड़ा सा मुंह बनाया। फिर एक पहेली में उसने बात की, ढूंढ रहे हो वो रास्ता जो है बहुत दूर, पूछ रहे हो मुझसे मैं क्या जानूं। वो पहेलियों में बात कर रहे हैं,
यहां हर कोई पहेलियों में बात कर रहा है, तो हमें जवाब पहेलियों में देना होगा। मैंने उसकी पहेली का जवाब दिया। जाना तो हम भी वही चाहते हैं जहां तुम जाना नहीं चाहते। क्या तुम बता सकते हो हमें जाना कहाँ है? वो बड़ा खुश हो गया, सोचने लगा, अरे अरे मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास जवाब नहीं है। वाह क्या बात की तुमने, तुम्हारी यादें तो बड़ी भूली बिसरी और गड़ी हुई लगती हैं। अब साधारण तरीके से वो बात करने लगा। फिर उसने हमें बताया कि पहेली तुमने ये कहां से सुनी है? क्या तुम्हारी यादें टूटी फूटी नहीं है? उसकी बात का जवाब मैंने दिया, नहीं, उसकी यादें टूटी फूटी थी। और उससे हमें पता लगा यहां जितने भी लोग हैं ये सब यादों से बने हुए हैं। यादें, लेकिन किसकी यादें? यानी वो जो फुटबॉल वाला आदमी था जिसका सर फुटबॉल का था, शरीर भी उसका बना हुआ था जैसे खेल वाली अलग अलग चीजें, और इसका शरीर भी जैसे किचन में रखे हुए सामान से बना हुआ था। यानी ये इन यादों से बना है। लेकिन ये यादें किसकी हैं? उसके पास इसका जवाब नहीं था। वो बस पहेलियों के जरिए बात कर रहा। खाना बनाना पसंद था मुझे, खाना मैं बनाया करता था, लेकिन उसे मेरा खाना पसंद ही नहीं आया। ये क्या वजह बनी? मुझे इसका जवाब देना था और मुझे पता था एक पहेली का जवाब हमेशा एक पहेली के जरिए ही देना है, तभी सामने वाला खुश रहता है। तो मैंने कहा, खाना बनाया तो था तुमने, लेकिन पूछा नहीं होगा पसंद आया है या नहीं। तुमने पूछा नहीं होगा। हो बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अरे मेरी याद तो पूरी हुई। यही तो याद का हिस्सा था जो इतने समय से मुझे याद नहीं आ रहा था। उसे मेरा खाना पसंद नहीं था। वाह, तुम तो मेरी यादों के अंदर भी जा सकते हो, तुम कोई फरिश्ता लगते हो। मैं उसके करीब गया था क्योंकि कुछ समय के लिए वो उदास सा हो गया था। मैंने जब उसे छुआ, मुझे एक किचन दिखने लगा। गांव के एक घर में बना हुआ एक छोटा सा किचन, वहां पर एक आदमी, और उस आदमी की यादें मेरे दिमाग में घूमने लगी। जैसे इसे मैंने छुआ, ये टूटे फूटे जो हिस्से हैं ये यादें हैं, किसी इंसान की यादें। इंसान की यादें जुड़कर एक आकार ले गईं। मैंने जैसे ही उसे छोड़ा, वो यादें मेरे दिमाग से निकली। मुझे तो ऐसा महसूस होने लगा था जैसे मैं वो आदमी हूं। इसे छूने से ऐसा एहसास हुआ मुझे। मैंने बाकियों को भी बताया, यहाँ जितने भी लोग हैं ये इंसानों की यादें हैं। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो खत्म नहीं होता। यादें यहाँ पर जुड़ती हैं। जैसे सपने भी यहाँ पर मौजूद हैं, उसी तरह यादें भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब इंसानों की यादें हैं। हम एक यादों के शहर में हैं। किताबें, यादें और पहेलियाँ। हमें इससे बाहर निकलना होगा। हम एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमने एक दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो आँख अब भी जैसे हमारे पीछे ही थी। जैसे आसमान में सूरज और चांद होते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल हमारे ऊपर ही है, क्योंकि वो इतने विशाल हैं कि हर जगह हमें एक जैसे ही महसूस होते हैं। यहाँ पर ये दो आंखें हैं, एक रात को चलती है, एक दिन को चलती है। ये पलक झपकती है और तब सब कुछ थोड़ा ठहर सा जाता है। लेकिन इसके हिसाब से हम दिशा के बारे में पता नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि वो जो आंख थी बिल्कुल हमारे सर के ऊपर थी और अचानक दिन और रात एक झटके में हो जाते। जैसे ये आंख पलक झपकती और गायब हो जाती, फिर दूसरी आंख आती। इसीलिए ये हमारे सर के ऊपर है, तो हमें दिशा का पता नहीं चल पा रहा था कि हमें एक दिशा में आगे बढ़ना है तो वो दिशा किस तरफ है, क्योंकि यहाँ घुमावदार सड़कें थी और सड़कें भी ऐसी बनाई गई जैसे कागज़ के हिस्से, फोटोग्राफ्स, तारें, ऐसी चीज़ें सड़क पर ऐसे पड़ी हुई, चिपकी हुई इनकी सड़कें थी। ये पूरी की पूरी जगह यादों से बनी हुई थी और उड़ती हुई किताबें जो तितलियों की तरह उड़ रही, पंछियों की तरह उड़ रही। पंछी सिर्फ किताबें थे, और ये जो किताबें थीं ये अलग अलग हिस्सों से बनी हुई किताबें नहीं थीं। साधारण किताबें लग रही, लेकिन बहुत ज़्यादा चंचल। हमें अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी की मदद लेनी थी, और मुझे लगा किसी की हम मदद लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर चालाक लोमड़ी का भी
कोई काम नहीं था। चालाकी दिखा नहीं सकते थे क्योंकि उसे पहेलियां समझ में नहीं आ रही। और वो घड़ी मानव, उसकी सुइयां तो गोल गोल घूमने लगती। जब उसका दिमाग घूमता, उसकी कुछ समझ में नहीं आता तो उसकी सुइयां उल्टी पुल्टी घूमने लगती। वो बेहोश हो जाता तो हमें उसे संभालना पड़ता। तिशा भी कह रही थी कि पहेलियां हमारी समझ में तो आ रही हैं, लेकिन एक सामने वाले ने पहेली पूछी है, उसका अगर हम सही जवाब ना दे पाए तो क्या वो हमारी मदद करेगा? हमें अब वो रास्ते थोड़े थोड़े से याद होने लगे थे। एक बड़ी चौड़ी सड़क, वहां पर हम बार बार आ रहे हैं, लेकिन उसके पार जाने की हमारी कोशिश नाकाम हो रही है क्योंकि वहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा है। जैसे ही उस भीड़ को चीरकर हम आगे बढ़ना चाहते थे, अजीब से लोग थे, बंदूकों, ग्रेनेड और गोलियों से बने हुए, और ऊपर से उसने टोपी लगाई हुई थी जैसे किसी पुलिस वाले की टोपी हो। ये पुलिस वाले होंगे जो हमें रोक रहे हैं, और वो भी पहेलियों की तरह हमसे बात कर रहे थे। आईपीसी 302 लगती है कब? जब जुर्म बड़ा होता है। मैं उसका क्या जवाब देता? मैंने कहा, जुर्म तो कोई किया ही नहीं है, आगे जाने दो हमें, वरना हम 302 धारा लगवा सकते हैं। वो थोड़ा सा हंसा और कहने लगा, आगे जाने नहीं दे सकता। वैसे तुम समझदार हो तो ये समझना चाहिए ना, यहां से आगे तुम नहीं जा सकते। वो देखो छोटा रास्ता, नियमों का पालन करो, नियम तोड़ने नहीं चाहिए, सब कुछ नियम अनुसार करो। वो हमें एक खास जगह भेज रहा था। वहां एक छोटी गली थी, उस गली से निकलकर आगे चौड़े रास्ते पर जाने का पूरा बंदोबस्त किया गया था। और वो जो आदमी था ना, वो तस्वीरों से बना हुआ था। अजीब सी तस्वीरें, फ्रेम, छोटी तस्वीरें, बड़ी पेंटिंग, उन चीज़ों से बना हुआ कुर्सी पर बैठा था। और हम जैसे ही उसके पास पहुंचे, उसने हमारी तरफ एक पहेली दागी। पहचान तो तुम्हें बतानी होगी, राज उगलने होंगे सारे, भूल मत जाना, यहां पर मारे गए हैं सारे। उसका जवाब देने के लिए तिशा आगे हुई और कहने लगी, पूछो फिर कुछ ऐसा दे पाए हम जवाब। सवाल पूछना छोटा, ना पूछते रहना बेहिसाब। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और अपने शरीर से एक तस्वीर को खींचकर सामने वाले टेबल पर रखा, और फिर उसने उंगली हमारी तरफ की और कहने लगा, या तो बताओ कोई ऐसा सच जो तुम्हें बहुत दर्द देता है, या बताओ कोई ऐसा झूठ जिसे तुम सब पूरी तरह से सच मानते हो। बताओ बताओ बताओ। उसने एक ऐसा सवाल पूछा था जिसका जवाब पहेली में दिया नहीं जा सकता था। मैंने पहेली में जवाब देने की कोशिश की। नहीं है राज हमारे, उसने टोकते हुए कहा, पहेली नहीं, कोई पहेली नहीं, सच बताना होगा तुम्हें, सच बताना होगा। सबसे आगे मैं खड़ा था। आसपास कई लोग थे जो हमें पकड़ने को तैयार थे। अगर वो हमें पकड़ लेते, ये यादों की दुनिया है, क्या पता उनकी कैसी यादें हों, वो हमें सजा ना दे। मैं उसे छू नहीं सकता था। और वो जो लोग हमें पकड़ने के लिए आ रहे, वो रस्सियों, हथकड़ियों, बेड़ियों से बने हुए थे, और अगर वो हमें जकड़ते, मुझे नहीं लगता उनकी यादों से भी हमें कुछ फ़ायदा होता। और वैसे भी उनके छूने से हम उनकी यादों में घुसने लगते हैं, तो उनसे दूरी बनाना ज़्यादा बेहतर है। मैंने उसे जवाब दिया, मेरी कोई ऐसी याद है ही नहीं जहां पर एक सच जो मुझे दर्द दे। उसने कहा, नहीं, याद करो याद करो। मैं याद करने लगा और मेरे दिमाग में मेरी एक याद घूमने लगी। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरा दोस्त ऋतिक, मैंने उसे कभी ऐसे पीटा ही नहीं और गलत तरीके से कभी तिशा को छुआ ही नहीं। मेरे अंदर उसके लिए कोई भावनाएं नहीं थी, लेकिन इस याद में मैंने तिशा को गलत तरीके से छुआ था। फिर ऋतिक से मेरा झगड़ा हुआ। मैंने ऋतिक को पीटा था और कहा था, मैं तुझसे तगड़ा हूं, तू कुछ नहीं कर सकता। ये याद मेरे दिमाग में घूमने लगी और सामने से वो पूछने लगा, बताओ बताओ ऐसा सच जो तुम छिपाते हो, जिससे तुम्हें दर्द होता है, बताओ। ऋतिक और तिशा कहने लगे, तुम कुछ सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे? मैं घबराने लगा था। नहीं नहीं, ये अजीब सी यादें हैं,
ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? सामने से वो पूछ रहा, बताओ बताओ क्या हुआ, सच है या झूठ, वो मैं डिसाइड करूंगा। मुझे डर लगने लगा था, ऐसा कुछ उनके सामने बोलूंगा, ऐसा ना हो तब हम छोटे थे, इन्हें कुछ याद हो और मुझे याद ना हो। मैं खुद को बेइज्जत महसूस कर रहा था, लेकिन उस याद में मैं कम से कम 6 से 7 साल का था। तब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे, लेकिन वो सामने, जवाब देना होगा या पकड़ लो इसे, ये झूठा है, इसका झूठ भी सच जैसा है, इसका सच भी झूठ जैसा है, ये बताना नहीं चाहता, इसके मन में चोर है। मैंने अपने दोस्तों को सच बताया और वो कहने लगे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा ना कभी हो सकता है, हमें अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा है। और सामने से वो तस्वीरों वाला आदमी कहने लगा, सच नहीं बता सकते तो कोई झूठ बताओ, बताना तो होगा। अगर ऐसे ही तुम यहाँ पर खड़े रहे, किसी और को आगे जाने नहीं दोगे, किसी की यादें रुकी पड़ी हैं, जल्दी से पीछे हटो, सज़ा भुगतने को तैयार हो जाओ। हम थोड़े डरे हुए थे, हम कुछ बोल नहीं पाए, इसीलिए उन लोगों ने हमें पकड़ लिया। वो बेड़ियाँ थी, जैसे ही हमें छूने लगी हमारे दिमाग में ऐसी भयानक यादें घूमने लगी कि हम एक जेल में हैं और उस जेल से बाहर हम भाग नहीं पा रहे हैं। बड़ी क्रूर जेल थी, वहाँ पर सज़ा मिला करती थी, एक चेम्बर में धुआं, इतना धुआं कि सांस ना ली जा सके। यहाँ कोई ना कोई ऐसा है जिसने लोगों को ऐसी सज़ा दी है, उन्हें बहुत ज़्यादा मारा है, और वैसी यादें दिमाग में घूमती गईं। जब तक उन यादों से हम बाहर निकलते, हम एक चेम्बर में थे, हमें जेल में बंद कर दिया गया था, अलग अलग सेल में, और वहाँ पर कई कैदी थे। हम उस चेम्बर से बाहर निकल नहीं सकते थे और यादों के अनुसार हमें खाना मिल रहा था। मुझे नहीं पता वहाँ हम कितने समय तक रहे। वहाँ हमने नए दोस्त बनाए, नए दुश्मन बनाए। मेरी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, कई कई दिनों तक हम आपस में मिल नहीं पाते थे। ये एक ऐसी भयानक सज़ा थी जिसने हमें तोड़ दिया था, और पता नहीं कितने महीने बाद हम उस जेल से भागने में कामयाब रहे। हमारे पास एक खासियत थी, हम अपने शरीर के जितने हिस्से हैं ना, उन पर अलग अलग चीज़ों को चिपका सकते थे, क्योंकि वो हमारी यादें नहीं थी। हम इंसान हैं, लोमड़ी हैं, या कह सकते हैं घड़ी मानव हैं, लेकिन यहाँ पर वो टूटी फूटी यादें हैं। हम उन यादों को चुरा सकते थे। यादें चुराना आसान काम है, ऐसे हम रूप बदल सकते थे, भेष बदल सकते थे। कम से कम 6 से 7 महीने हम उस जेल में रहे, उससे भागने में कामयाब रहे। बाहर निकलते ही हमने फिर से भेष बदला और पुलिस वाले हमें पकड़ नहीं पा रहे। हम उसी जगह पहुंच गए, उसी आदमी के सामने, और वहां से हमें फिर से आगे बढ़ना था। लेकिन इस बार नियम बदल चुके थे, हमें अलग नियमों के अनुसार जवाब देने थे। पहेली बदल चुकी और जवाब ऐसे जो पहले से ज़्यादा मुश्किल थे। उसने मुझसे सवाल पूछा, इस बार किसी झूठ के बारे में बताओ जो तुमने बोला हो, ऐसा झूठ जिस पर तुमने पूरी तरह से यकीन किया। मैंने बड़े शातिर तरीके से इसका जवाब दिया, ये ऋतिक, इसके सामने मैंने कई बार झूठ बोला है कि मेरे पास रुपए नहीं हैं, इसीलिए मैं छिपकर बाद में अकेले आइसक्रीम खाया करता था। ऋतिक गुस्से से थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन वो समझ रहा था यहाँ पर कुछ ऐसे सच बताने होंगे जिससे हम आगे निकल पाएं। और उस तस्वीरों वाले आदमी ने कहा, तुम जा सकते हो। वाह, ये तो तुमने कई बार किया है। आसमान में पूरी की पूरी फिल्म की तरह वो सीन चल रहा था जब मैंने ऐसा किया। मेरे पास कई रुपए थे जब मैंने भाई बहन से छिपाकर खुद आइसक्रीम खाई और इन्हें बताया तक नहीं। बाद में इनके पास कुछ रुपए थे, इन्होंने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी। दोनों मेरी तरफ घूर रहे थे और मैं शर्मिंदगी के मारे नज़रें नीचे झुकाए हुए। अब वो बचपन की गलतियां हैं, अब हम बड़े हो चुके हैं। उस जेल में हमारी उम्र सिर्फ कुछ महीने तक नहीं बढ़ी थी, कई सालों तक बढ़ चुकी थी। मेरी दाढ़ी में हल्के हल्के सफ़ेद बाल भी आ चुके थे, सर में भी थोड़े थोड़े सफ़ेद बाल आए हुए थे। हमारी उम्र 30 साल से ज़्यादा शायद हो चुकी थी। ये जगह ऐसी ही है, हमें पता तक नहीं चलता और हमारी उम्र आगे बढ़ती चली जाती है। हर किसी ने ऐसे जवाब दिए थे।
एक बार ऋतिक ने मेरे पीछे से चमाट लगाई थी। मैंने किसी और से झगड़ा किया था क्योंकि मुझे अपने दोस्त पर भरोसा था और यहाँ वो पूरी फिल्म की तरह चला था। इसी ने मारी थी चमाट और फिर मैं उसकी तरफ घूर रहा। अच्छा, तो उन लड़कों से दुश्मनी बनाए बैठा मैं कि मेरे ऊपर उन्होंने हाथ उठाया था। तूने कभी सच नहीं बताया। और तिशा तो उन दोनों में से सबसे ज़्यादा तेज थी। कई बार जब मैं स्कूल में अपना बैग खोलता था, वहाँ मेरी काम वाली नोटबुक नहीं होती तो मुझे डांट पड़ा करती थी। ऐसा सबके साथ हुआ करता था। जिस सब्जेक्ट में कोई अच्छा हो, तिशा उसके बैग से नोटबुक निकालती और शाम के वक्त डाल देती ताकि उसे डांट पड़े और उसके नंबर अच्छे आएं। उसकी चापलूसी का ये तरीका था। अब समझ में आया। हम सब एक दूसरे की ऐसी सच्चाई के बारे में जान पा रहे थे जिसके बारे में पहले पता नहीं था। सिर्फ जान ही नहीं पा रहे थे, देख भी पा रहे थे। लोमड़ी ने भी अपनी सच्चाई बताई। अब उसकी तो इतनी सच्चाइयाँ थीं कि वो तस्वीर वाला आदमी कहने लगा, तुम रहने ही दो। तुम्हारी फिल्म दिखाने लगे तो यहाँ समय कम पड़ जाएगा, हम सबकी यादें धुंधली पड़ जाएंगी। लोमड़ी इतनी शातिर होती है सुना ही था, लेकिन ये तो देख भी रहा हूँ। लोमड़ी को जाने दिया। अब उस घड़ी मानव की एक भी याद नहीं थी। सामने वो तस्वीरों वाले उस जीव ने छू कर देखा, कोई याद नहीं। फिर वो कहने लगा, बिना यादों वाला जीव ये कैसे हो सकता है? घड़ियाँ किसी के साथ तो जुड़ी होंगी कोई याद। घड़ी मानव की कोई याद नहीं थी तो हम सब ऐसे वहाँ से आगे निकल पाए थे। वो चौड़ा रास्ता, वहाँ बिल्कुल सीधा रास्ता था, लेकिन जगह जगह हमें रुकना पड़ता और सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम फंस रहे हैं, लंबा लंबा सफ़र तय कर पा रहे हैं। 4000 किलोमीटर हम क्या तय कर पाएंगे? ऐसा ना हो हम बूढ़े होकर मर ही जाएं और उस तरफ कभी पहुंच ही ना पाएं। वहाँ एक रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए थे। वो तस्वीरों वाला, सीडी वाला, वीसीआर कैसेट्स वाला रेस्टोरेंट जहाँ पर हमें खाने को मिला था। खाना बिल्कुल वैसा जैसा हम चाहते थे। डिश बात कर रही थी लेकिन हम उसे खा सकते थे क्योंकि हम इंसान हैं। लोमड़ी भी एक जीव ही है। घड़ी मानव को भूख लगती तो हमें उसकी चाबी घुमानी पड़ती, इससे उसकी भूख मिटती थी। हमने कई दिनों का, कई महीनों का सफ़र तय किया था। पहेलियों वाले लोग हमें मिला करते थे। हम पहेलियों का जवाब दिया करते। कभी किसी घर में रहते तो कभी किसी होटल में। वहाँ होटल वाला एक मानव भी था जो अलग अलग बोर्ड से बना हुआ था। ओयो का बोर्ड, ताज होटल का बोर्ड। हम उस जीव के अंदर रह सकते थे, एक कमरे में रह सकते थे। ऐसे कई जगह रुककर हमने आखिरकार वो सफ़र तय किया। इस शहर से हम बाहर तो नहीं निकल पाए थे, लेकिन उस दीवार तक पहुंच गए थे जो इस शहर की हद है। और हमें बताया गया, यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें ना सिर्फ पहेलियों का सामना करना होगा, किताबों की यादों का सामना करना होगा। वो दीवार किताबों से बनी हुई थी। ढेर सारी किताबें एक के ऊपर एक रखी हुई, ऐसी वो दीवार थी और सामने एक दरवाज़ा। अब उस दरवाजे को पार करने के लिए हमें सवालों के जवाब देने होते। कैसे सवाल, वो आगे जाकर पता लगा हमें। वो किताबों की सिर्फ दीवार नहीं थी, बहुत बड़े हॉल की तरह एक पहेली थी, एक भूल भुलैया थी, लाइब्रेरी की तरह थी। और वो जो शेल्फ थी वो बदल रही थी। हम उस भूल भुलैया के अंदर भटक सकते थे, लेकिन शुरुआत में एक टेबल था, लकड़ी से बना हुआ साधारण टेबल, लेकिन वो बात कर सकता था और उसके ऊपर रखे हुए थे एग्ज़ाम पेपर्स। हमें उन एग्ज़ाम पेपर्स पर अपने जवाब देने थे और गलत जवाब के कारण हम भटक सकते थे। यहाँ कई सालों गुजार सकते थे। इतनी बड़ी जगह थी। हमें बताया गया, हमें सवालों के जवाब शुरू करने थे। वो जो एग्ज़ाम पेपर था वो हमसे बात कर रहा था और पहला सवाल उसने बड़ा अजीब सा पूछा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया और मैंने जल्दबाजी में जवाब दिया। आगे जो शेल्फ बनी हुई थी ना, वो अपने आप रेत में बदल गई। फिर आगे वाला हिस्सा जब रेत में बदला, मिट्टी में बदला, पत्थर में बदला, तो आगे का रास्ता बंद हो चुका था। एक दिशा हमने बंद कर दी और हम समझ पा रहे थे, अगर 4 गलत जवाब हमने दिए, चारों दिशाएं बंद हो जाएंगी
और हम एक ऐसे पत्थर के कमरे में बंद हो जाएंगे जहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पहली गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। फिर वो एग्जाम पेपर आगे हुआ और हमसे दोबारा सवाल पूछा गया, क्या ज़्यादा भारी है, एक अपराध या बुरी यादें? हमें उसका जवाब देना था और पहला सवाल भी ऐसा ही अजीब था। मैं तिशा की तरफ देखने लगा। तिशा, तुम्हारे नंबर सबसे ज़्यादा आते हैं, जवाब दो। तिशा कहने लगी, ये क्या हुआ, दोनों चीज़ों का तो वज़न ही नहीं होता। अपराध का कैसा वज़न और बुरी यादों का कैसा वज़न? सामने से सवाल पूछा गया था तो हमें जवाब देना था। और मैंने तिशा को कहा, मेरी तरफ देखकर बोलो, उसकी तरफ देखकर बोलोगी तो वो इसे जवाब मान लेगा। ये जवाब नहीं हो सकता, हम एक और दीवार नहीं बनवा सकते, हम कैद हो जाएंगे। फिर एक गलत जवाब और उसके बाद आगे जाने का रास्ता बंद, फिर पीछे जाने का रास्ता बचेगा और उसके लिए भी हमें सही जवाब देना होगा। फंसा मत देना यार। तिशा के हाथ पैर फूलने लगे और वो कहने लगी, नंबर मेरे ऐसे अच्छे नहीं आते थे। ट्यूशन वाली मैडम ना मुझे एग्ज़ाम पेपर दे दिया करती थी, मैं उसे पहले पढ़ लेती थी तो नंबर ज़्यादा अच्छे आते थे। तुम्हें क्या लगता है पूरा पूरा दिन मैं पढ़ती हूँ तो तुम्हारे साथ खेलने का समय कहाँ बचता? ऋतिक को भी मैंने इसके बारे में नहीं बताया। भाई बहन में झगड़ा हुआ था, एक दूसरे के बाल खींचना चाहते थे। मैं भी एक पल के लिए तिशा को पीटना चाहता था। अब जाकर उसने ये बताया है। हमें लगा था ऐसा कुछ होगा, तिशा संभाल लेगी, लेकिन उसकी हालत ऐसी है मुझे नहीं पता था। अब जवाब तो देना था। क्या ज़्यादा भारी है, अपराध या बुरी यादें? मैं सोचने लगा। लोमड़ी शातिर थी। लोमड़ी आगे बढ़ी और कहने लगी, अब सोच कर देखो किसका वज़न दिमाग पर ज़्यादा पड़ता है। जब हम कोई अपराध कर ले तो क्या हमें भारी भारी महसूस होने लगता है या बुरी यादें हमें भारी महसूस करवाती हैं? उस लोमड़ी ने घुमाकर जवाब भी दे दिया, अपराध करने से हमें बुरा महसूस नहीं होता, लेकिन उस अपराध के बाद जब दिमाग में उसका परिणाम क्या होगा हम सोचते हैं तो भारीपन महसूस होता है। ये बुरी यादें ही हैं। बुरी यादें कि कोई जेल में कैसे मरा, जेल में कैसे सज़ा मिली। तो अपराध भारी नहीं हो सकता, अपराध की यादें भारी हो सकती हैं। तो इसका जवाब बुरी यादें ही हो सकता है। लोमड़ी ने जवाब दिया और इस जवाब को मिलते ही सामने से वो एग्ज़ाम पेपर अपने आप फट गया और ऊपर पास लिखा हुआ आया। फिर आगे वाली वो जो शेल्फ थी दाईं तरफ वाली खुल गई। दरवाज़ा था आगे बढ़ने के लिए, एक लंबा रास्ता सुरंग की तरह। किताबों के बीच से हम निकल कर जा रहे और हर एक किताब हमें चिढ़ा रही थी, हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। आओ हमारी यादें बन जाओ, हमें भी कुछ यादें दे दो, हमारे पन्ने खाली पड़े हैं, हमारे पास कोई यादें नहीं हैं, हमें भी यादें दे दो। हमारी बारी कब आएगी, हम किसी का हिस्सा कब बन पाएंगी? वो किताबें हमारा हिस्सा बनना चाहती थी ताकि उनमें हम कुछ लिखते, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी। कोरे पन्ने किसी काम के नहीं होते, पन्नों के ऊपर लिखे हुए शब्द काम के होते हैं, लेकिन खाली किताबें कुछ नहीं कर सकती। हम आगे बढ़ते गए और आगे फिर से एक एग्ज़ाम पेपर था। ये क्या, हमें सवालों के जवाब देते रहना होगा? ये एक ऐसा सवाल था जो ज़्यादा डरा गया। उस पन्ने के ऊपर सवाल आया था, अगर हम किसी झूठ को भूल जाते हैं तो बताओ क्या वो सच बन जाएगा? मैं उसका जवाब देना चाहता था लेकिन मैं रुका। सबके साथ डिसाइड करना होगा। अगर हम झूठ को भूल जाते हैं तो क्या वो सच बन जाएगा? तिशा ने कहा, हाँ, अगर हम भूल ही चुके हैं हमें क्या पता वो सच है या झूठ। फिर उस लोमड़ी ने कहा, बाकियों को तो फ़र्क पड़ता है ना, अगर तुम उसे भूल गई तो वो जो झूठ है वो दूसरे की ज़िंदगी पर असर डालेगा, उसके साथ कुछ बुरा करेगा, तो वो कभी भी सच नहीं बन सकता। झूठ एक अलग चीज़ है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू, इस तरफ झूठ है इस तरफ सच है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? अब इस सवाल का हम जवाब देते तो कैसे देते? अगर हम ना करेंगे हमें सज़ा मिल सकती है, फिर हम क्या करेंगे? और यहाँ एक अच्छी चीज़ हुई थी, भले ही एक गलत जवाब हमने दे दिया था, आगे वाली दीवार बंद हो चुकी थी, लेकिन घूमकर हम आगे निकल चुके थे। अब यहाँ पर भी 4 रास्ते थे, एक गलत जवाब फिर से एक दीवार बनती, इसीलिए हमारे पास मौका था। कभी भी गलती से हमें 4 गलत जवाब नहीं देने हैं। और मुझे नहीं पता था वो घड़ी मानव समझदार भी है, उसे समय के अलावा भी इन चीज़ों का पता लगता है।
वो घड़ी मानव आगे होकर कहने लगा, सच और झूठ कुछ नहीं होते, ये सिर्फ समय का खेल होता है। उस एग्जाम पेपर ने कहा, तुम इसे प्रूव कर सकते हो? प्रूव कर सकते हो तो मैं इसे मान सकता हूं। उसने कहा, कोई भी चीज एक इंसान के लिए सच हो सकती है, दूसरे इंसान के लिए झूठ हो सकती है। उसने कहा, बताओ, कोई उदाहरण देकर बताओ। उसने कहा, दिन। धरती के एक तरफ जब दिन होता है तुम उसे दिन कहते हो कि दिन हो गया, लेकिन वो धरती के उस हिस्से के लिए दिन है, जबकि दूसरे हिस्से के लिए तो रात है, क्योंकि सूरज तो उस तरफ है। तो एक ही समय पर दो चीजें भी हो सकती हैं, तो इसे सच भी कह सकते हैं, झूठ भी कह सकते हैं। समय का खेल है, क्योंकि कुछ समय बाद दूसरी तरफ भी दिन होगा और फिर वहां पर रात भी होगी। तो समय समय पर सच झूठ बदलते रहते हैं। फिर उस एग्जाम पेपर ने कहा, अगर किसी झूठ के कारण मान लो किसी की मौत हो जाती है और उसे कहा गया है कि तुम नहीं मरोगे, लेकिन वो तो मर गया, यानी वो झूठ साबित हो गया। अब इसे बताओ, दोबारा सच कैसे साबित कर सकते हो? मरे हुए को जिंदा कैसे कर सकते हो? उस घड़ी मानव ने कहा, आत्मा कभी नहीं मरती। अगर उसे कहा गया है कि तुम नहीं मरोगे तो उसकी आत्मा थोड़ी ना मरेगी। शरीर खत्म हुआ है और शरीर तो यादों से बनता है। नई यादें मिलेंगी, नया शरीर मिलेगा, फिर से वो आत्मा एक शरीर में पड़ जाएगी, तो वो मरा कहाँ, जिंदा तो हो गया ना। उस एग्जाम पेपर के पास कोई जवाब नहीं था, वो फट गया, ऊपर पास आ गया। घड़ी मानव ने हमें यहां से बाहर निकाला था। हम उससे भी आगे बढ़े। एक और एग्जाम पेपर आया और हमें पीछे एक दरवाज़ा नजर आ रहा था, यहां से बाहर निकलने वाला दरवाज़ा। हम खुश हो गए, इतना लंबा सफ़र तय किया हमने, आखिरकार हम यहां तक पहुंच गए। ये इलाके से बाहर निकलने का रास्ता, इस इलाके से बाहर निकलने का रास्ता, वाह। लेकिन वो एग्ज़ाम पेपर के सवाल अब साधारण होने वाले नहीं थे। उसने हमसे हमारे भविष्य का सवाल पूछा। हम सबको एक याद दिखाई कि भविष्य में हम कैसे होंगे। मुझे दिखाया बहुत ज़्यादा अमीर, महंगी गाड़ी मेरे पास होगी, मैं मेहनत से काम कर रहा हूँ। उसने अब हमसे पूछा, क्या ये सच है? तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाया जा रहा है, बस झूठ नहीं दिखाया जा रहा, ये बता दो तो तुम्हें आगे जाने का रास्ता मिलेगा। सबको कुछ ना कुछ दिखाया गया था। मैं अपने भविष्य को देखता चला गया। इतने ज़्यादा रुपए, महंगी गाड़ी, इतना सब कुछ, लेकिन मैं आलसी नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी याद नहीं हो सकती। चाहे मेरे पास कितने भी रुपए आ जाए, मैं सोना नहीं छोड़ूंगा। और गेम्स, मैं पूरा पूरा दिन काम करता रहता हूँ। ये कोई ज़िंदगी है? मेरे पास इतने रुपए आ गए, मैं तो काम ना करूँ, मैं तो गेम ही खेलूँ। ये सिर्फ तुम्हारी बनाई याद है, मेरा भविष्य नहीं है। और वैसे भी किताबें भविष्य नहीं बता सकती, वो सिर्फ झूठी बातें होती हैं कि किताबों में भविष्य दर्ज है। भविष्य किताबों में दर्ज होता तो उसे बदला भी जा सकता था, तो किताबों में दर्ज भविष्यवाणियाँ झूठी होती हैं। वहाँ पास लिखा आया क्योंकि सब ने सही जवाब दिया था। लेकिन उस दरवाजे के पार जाने से पहले एक बड़ी किताब, जिसे बुक ऑफ गोलम कहा गया, वो सामने खड़ी हो गई और उस किताब ने कहा, अच्छी यादें छोड़ कर जाओ, यहाँ पर भी डोनेशन चलता है, तुम बिना डोनेशन दिए नहीं जा सकते। अब यहाँ आए हो, हमारी मदद ली है, इतना सफ़र तय किया, हमने तुम्हें रहने दिया, डोनेशन देकर जाओ। मैंने कहा, डोनेशन क्या, रुपए चाहिए? हम तो बच्चे हैं, गरीब हैं। उसने कहा, नहीं, तुम्हें अच्छी यादें देनी होंगी, बुरी यादों का हम क्या करेंगे? देखो पीछे किताबें, बच्चे यादें मांग रहे हैं, कुछ यादें नहीं देकर जाओगे? सबसे पहले ऋतिक आगे हुआ था और उसकी ये याद थी, उसका एक बचपन वाला दोस्त जो उसका पक्का दोस्त था, लेकिन उसे छोड़कर चला गया। अब भी ये याद उसके लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि कभी कभी वो हमसे बचकर उसके साथ खेलने के लिए जाता था। वो एक क्रिकेटर बनना चाहता था, ऋतिक भी बनना चाहता था, लेकिन उसने धोखा दिया, कुछ नहीं बताया। और जो ऋतिक था उसका बैट भी चुराया था, उससे मतलब भी निकाला था। ये याद ऋतिक के लिए आज भी एक अच्छी याद थी। उसने उस याद को त्याग दिया था। फिर तिशा की बारी आई। तिशा जमीन पर लेटकर रोती रही, अपने सर को जमीन पर मार रही थी। उसने अपनी जिस याद का त्याग किया था वो बड़ी अजीब याद थी। जब वो चौथी कक्षा में फर्स्ट आई थी तो ऊपर से फूल बरसाए गए थे।
बाकी बच्चों ने फूल बरसाकर उसका स्वागत किया था। ये याद उसके लिए सबसे अच्छी थी और उसी याद का उसे त्याग करना था, क्योंकि बुक ऑफ गोलम उसी याद को मांग रही थी। वो रोती रही, पीटती रही, मैं नहीं, लेकिन वो याद को उसके दिमाग से निकाला गया। फिर हमारे साथ आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, कुछ अच्छा था जो मुझसे ले लिया, मुझे अब याद भी नहीं आ रहा। सच में उसके लिए काफ़ी बुरा हुआ था, क्योंकि वो फर्स्ट आना सबसे ज़्यादा पसंद करती थी और ये याद उससे छीन ली गई थी। वो सह नहीं पा रही थी। लोमड़ी से भी अच्छी यादें ली गई। वो कैसी यादें थी? खरगोश के साथ खेलना, कछुए की पीठ पर बैठ कर जाना, पेड़ों के ऊपर चढ़ना, पेड़ों से काम करवाना। ऐसी कई यादों में उसकी एक याद मछली की तरह पानी में तैरना उससे ले ली गई। वो बहुत रोया था, बहुत, क्योंकि पहली बार पानी में वो लोमड़ी तैरी थी। उसके सिवा उसे पानी से हमेशा डर लगा करता था। घड़ी मानव के साथ फिर से वैसा ही हुआ। कुछ नहीं था उसके पास, वो नंगा पुंगा, उसके पास कोई याद थी ही नहीं। फिर बुक ऑफ गोलम ने उसकी एक सुई ली, जो कि एक छोटी सी सुई उस घड़ी में लगी हुई, निकाल ली कि बस बच्चे इससे ही खुश हो जाएंगे। जो मेरी याद थी वो भी बुक ऑफ गोलम ने ली थी, और मैंने जिस याद को सबसे अच्छा रखा हुआ था उसे बुक ऑफ गोलम लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कहा डोनेशन तो मैं देकर जाऊंगा। मेरे पिता कभी कभी मुझे पीटा करते थे। जब मैं काम नहीं करता था तब वो पीटा करते थे, और अब जब मैं बड़ा हो गया था मुझे समझ में आ रहा है उनका पीटना मेरे लिए अच्छा था। वो जानबूझकर नहीं पीटते थे। मैं जिद करता था, काम नहीं करता था कि मुझे ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, फिर वो पीटते थे मुझे। फिर रो रो कर मैं काम करता था। ये मेरे लिए अच्छा था। मैं बिगड़ रहा था, और अब ये अच्छी यादें हैं अपने पिता के साथ जो मैं भूलना नहीं चाहता था। लेकिन चलो, इसे मैं दान दे सकता हूँ। यह सबसे अच्छी यादों में से एक था, ये मैंने दान दी। और बुक ऑफ गोलम ऐसी यादों को संभालना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे संभालना पड़ा। दरवाज़ा हमारे लिए खोला जा चुका था। हम इस दुनिया से बाहर निकल चुके थे, और कितना लंबा सफ़र हमें तय करना होगा हमें नहीं पता था। 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र हमने तय कर दिया था, और यहाँ से क्या हम निकल पाएंगे हमें नहीं पता था। हमें आगे जो दुनिया नज़र आई थी वो थी परिंदों की दुनिया। यहाँ पर छोटे परिंदों से लेकर बड़े बड़े पंछी थे, ड्रैगन्स थे, और कुछ तो इतने बड़े थे क्या ही कहूँ, एक शहर के बराबर। हर कोई हवा में उड़ता जा रहा था, और यहाँ पर छोटे पंछियों से लेकर बड़े पंछियों तक हम आसानी से बात कर सकते थे। ये पंछी तो ज़्यादा समझदार लग रहे थे, सभ्य तरीके से यहाँ पर रह रहे थे, और हमें यहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन इसके बाद की जो दुनिया है उसके बारे में हमें पता लग चुका था। यहाँ पर हड़बड़ी क्यों है? क्योंकि इस दुनिया के आगे जो दुनिया है उसे कहा जाता है युद्ध की दुनिया, तबाही की दुनिया, और वहाँ हमेशा जंग रहती है। यहाँ से बाहर निकलना कोई मुश्किल काम नहीं था। एक बड़े से परिंदे के ऊपर हम सब बैठ चुके थे, और उस परिंदे ने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र बहुत जल्दी तय करवाया था। सच में परिंदों की इस दुनिया में हमने ऐसे पेड़ देखे जो पंछियों के पंखों से बने हुए थे। ये दुनिया हवा में लहराते हुए वो बड़े बड़े पहाड़ों से भी बनी हुई थी। खूबसूरती ऐसी थी जो मन को मोह रही थी। लेकिन हर खूबसूरती का एक अंत होता है जिसे जंग कहते हैं। इंसान बिना जंग के नहीं रह सकते, और अगर ये दुनिया सपनों से जुड़ी है तो कई इंसानों का सपना जंग भी तो होता है। इसीलिए यहाँ ऐसी जंग की दुनिया भी है। उस परिंदे ने उस दीवार के पार हमें छोड़ा था, और उन्हें पता था ये जो जंग की दुनिया है उसमें हम आगे पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो दिमाग है, वो बड़ी सी मूर्ति जो दरवाज़ा है हमारी दुनिया का, वो इस जंग की दुनिया के बीच है, उस महल में। यहाँ कहते हैं एक क्रूर राजा राज करता है, और यहाँ पर सब चीज़ें जिंदा हैं। हथियार, बम और मशीनें। यहाँ सिर्फ जंग ही जायज़ मानी जाती है, और हमें इसके बीच से निकलकर उस
जगह तक पहुंचना था। उस परिंदे को अलविदा कहने के बाद उस दीवार के पार जाना बड़ा मुश्किल काम था। हमें वहां पर गोलियां चलानी पड़ी। हथियार वहां भरे पड़े थे, लेकिन वो साधारण हथियार थे। हमने बम का इस्तेमाल भी किया। उस दीवार के पार जाने के लिए बड़े बड़े धमाके करने पड़ते। दीवार में छेद बनाया, लेकिन वो छेद जल्दी जल्दी भर रहा था, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। धमाके हो रहे तो दीवार धीरे धीरे खुल रही और भर रही। इतने में एक छेद का सहारा लेकर हम दीवार के पार जा चुके थे। और जैसा हमने अंदाजा लगाया था, उम्मीद से भी ज्यादा तबाही हमें नजर आ रही थी। बिल्कुल हमारे शहरों की तरह बने हुए शहर और बड़ी बड़ी इमारतें थी यहाँ पर, लेकिन धुआं धुआं हर तरफ, आग ही आग हर तरफ, तबाही ही तबाही यहाँ पर फैली हुई थी। हमें यहाँ टैंक नजर आ रहे थे, हवाई जहाज नजर आ रहे थे, हेलीकॉप्टर नजर आ रहे थे, लेकिन इंसान नजर नहीं आ रहा था। और हम बात करते तो किससे करते। हमें चलने वाली बंदूकें तक नजर आ रही थीं। हम बस दीवार के साथ एक पत्थर के पीछे सटे हुए ये देख रहे थे, हमें आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। गोलीबारी हो रही थी, धमाके हो रहे थे और हथियार चल रहे हैं ऐसे विनाशक तबाही वाले बड़े बड़े बम चल रहे हैं। मिसाइल्स भी हवा में उड़ रही थी। यहां पर हम दरवाजे को कैसे ढूंढ पाएंगे। भले ही हम बड़े जरूर हो चुके थे, अंदर से तो बच्चे ही थे। हमारे लिए समय इतनी तेजी से नहीं निकला है, लेकिन अब करें तो क्या करें। सबने एक दूसरे को गले से लगाया था और हमें पता है, हो सकता है यहां पर हम सब मारे जाएं और उस दरवाजे तक पहुंच ही ना पाएं। दोस्तों, क्या सच में सब पहुंच पाएंगे उस दरवाजे तक, या ऐसी जंग की दुनिया में जहां सिर्फ तबाही होती है हो जाएगा सबका अंत? क्योंकि जंग अंत की निशानी होती है। क्या इनका भी अंत यहीं पर लिखा हुआ है? आने वाला एपिसोड बड़ा ही रोमांचक और खौफनाक होने वाला है, तो जुड़े रहें हमारी इस सीरीज के साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।